हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 जिसका सेकंड लेसन था वो हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा था और हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेसन का नाम क्या है याद रखना आप लोगों को, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। तो छोटा सा रिकैप ले लो। जो सबसे पहला वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बताए थे कि कितने टाइप के हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम चलते, ठीक है, कौन कौन से सिस्टम चलते, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। और ये सारे सिस्टम को, हमारे बॉडी के अंदर सारे सिस्टम को, सारे फंक्शन को वर्क करने के लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, अगर मेरे पास एनर्जी नहीं होगी तो ना मैं तुम्हें पढ़ा पाऊंगा और ना ही तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें पढ़ना भी है ना उसके लिए भी तुम्हें एनर्जी की जरूरत होती है। अगर तुम्हें कुछ सोचना भी है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये एनर्जी बनती कैसे, ये हम लोग बात कर रहे थे। और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि एनर्जी कैसे बनती है। मैंने आपको 3 स्टेप्स पढ़ाए थे, एक था ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, एक था क्रेब्स साइकिल और एक था ETC साइकिल। मैंने आपको पढ़ा है, सॉरी, ETC रिएक्शन था, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETC रिएक्शन। मैंने आपको ये तीन स्टेप्स बताए थे जिससे क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एनर्जी किस फॉर्म में होती है हमारे बॉडी में, तो एनर्जी होती है ATP की फॉर्म में। ATP का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था आपको, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बताया था मैंने आपको, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पर एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि हमारे बॉडी में मैंने आपको जनरली कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनाना सिखाया था, ग्लूकोज से एनर्जी बनाना सिखाया था कि ग्लूकोज आगे चल के कैसे कैसे चीजें फॉर्म कर रहा है। लेकिन हमारे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो नहीं होता, हम लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो नहीं खाते, हम लोग बड़ी सारी चीजें खाते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे विटामिन खाते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स खाते हैं, ठीक है, प्रोटीनिशियस चीजें खाते हैं। फिर हम लोग फैट वाली चीजें भी खाते हैं, जो नॉर्मली ऑयली वाले चीजें होते हैं ना उसमें फैट भी प्रेजेंट होता है, लिपिड भी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें अगर प्रेजेंट हो हमारे बॉडी में और अगर मेरे पास कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, फॉर एग्जांपल मैंने फास्ट रख लिया है, अगले 9 दिन के लिए फास्ट रख लिया है, ठीक है, तो अगर मेरे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा तो क्या मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी बनाना बंद हो जाएगा? क्या मेरी बॉडी एनर्जी नहीं बनाएगी? अरे क्यों नहीं बनाएगी, जरूर बनाएगी ना। क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर्ड है, ठीक है, जो प्रोटीन स्टोर्ड है, जो लिपिड स्टोर्ड है, उन सारी चीजों को यूज करके मेरी बॉडी क्या करेगी, एनर्जी का प्रोडक्शन करेगी। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनाना सिखा दिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बाकी सारी चीजों से, ठीक है, बाकी सारी चीजों से हम लोग एनर्जी कैसे बनाए। उससे पहले हम लोग को सीखना है एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो, ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा। तो नॉर्मली जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता था तो 3 स्टेप्स होते थे, कौन से, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETC रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेप्स होंगे। कौन से होंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेप्स होंगे। और वो कौन से स्टेप्स होंगे? सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा ग्लाइकोलाइसिस, कॉमन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी कॉमन है, कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। इसके बाद क्या होता था एरोबिक रेस्पिरेशन में इसके बाद क्या होता था, क्रेब्स साइकिल चलती थी। लेकिन इसके अंदर क्रेब्स साइकिल नहीं चलती। इसके अंदर क्या चलता है, इसके अंदर होता है फर्मेंटेशन। क्या होता है इसके अंदर, फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, जनरली जब भी ग्लाइकोलाइसिस होगी, ठीक है, जब भी ग्लाइकोलाइसिस होगी तो ग्लाइकोलाइसिस हमेशा क्या करेगा, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देगा पायरुविक एसिड में। इसमें कन्वर्ट कर देगा पायरुविक एसिड में। ये हम लोग ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट कहते हैं। तो अब ये फर्मेंटेशन, अब ये पायरुविक एसिड, जो पायरुविक एसिड है, ये घुसेगा नेक्स्ट स्टेप में जिसका नाम है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन में होगा क्या, ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा या तो अल्कोहल में या फिर, ठीक है, या तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है या फिर ये किसी ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। ऑर्गेनिक एसिड मतलब क्या, ऐसे एसिड जिसमें कार्बन रिलेटेड हो, ठीक है, ऐसे एसिड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, कार्बन प्रेजेंट हो। ऑर्गेनिक एसिड, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड सब लोग ने सुना है,
विनेगर, ठीक है, इसको नॉर्मली विनेगर भी बोलते हैं। तो ये है एग्जांपल ऑर्गेनिक एसिड का। जैसे लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, जो आप कर्ड खाते हो ना, दही खाते हो, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। और लैक्टिक वो कर्ड बनता कैसे है, जो नॉर्मल सा मिल्क होता है उसको फर्मेंट करके, ठीक है, मिल्क को क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं, और उसमें क्या फॉर्म हो जाता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। सो ये एक टाइप का क्या फॉर्म हो रहा है, ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म हो रहा है। कैसे ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म हुआ, ये जो पायरुविक एसिड है इसको कन्वर्ट किया गया ऑर्गेनिक एसिड में। या तो ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म हो सकता है, या क्या फॉर्म हो सकता है, अल्कोहल फॉर्म हो सकता है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। ये किसके अंदर होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो चीजें चलती है, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा था, नॉर्मल सा जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड आगे चल के कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। ये किसके अंदर होता है, फर्मेंटेशन के अंदर होता है। और ये फर्मेंटेशन इट इज स्पेशल प्रोसेस, ये एक स्पेशल प्रोसेस है किसके अंदर, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर देखने मिलती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है, जनरली जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं ना, जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो मसल सेल्स प्रेजेंट होती है, मसल सेल्स, ठीक है, उनके अंदर भी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उस टाइम पे हमारे बॉडी में ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी नहीं बनता। ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी मतलब क्या, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता था तो कितने अमाउंट ऑफ एटीपी बनते थे, टोटल 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते थे। लेकिन इसके अंदर इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी फॉर्म नहीं होते, ठीक है, इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी फॉर्म नहीं होते, बहुत ही कम एटीपी फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से ये जितने भी ये वाली जो रेस्पिरेशन है वो उनके अंदर होती है जिनको एनर्जी की ज्यादा नीड नहीं होती, जैसे छोटे छोटे साइनोबैक्टीरिया। अब मैंने आपको एक और चीज बताया, जो हमारे मसल सेल्स होते हैं उनके अंदर भी क्या फॉर्म होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उनके अंदर भी, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या, उनके अंदर ज्यादा एनर्जी फॉर्म नहीं होती। इसीलिए जब आप जनरली एक्सरसाइज करने जाते हो, ठीक है, जिमिंग करने जाते हो, तो आपके मसल ज्यादा पेन करने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो टायर्ड हो जाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके अंदर जल्दी एनर्जी फॉर्म नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इतनी बात समझ में एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एनर्जी फॉर्म हो रही है। अभी हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट से देख लिया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी हम लोग को पता है कि कार्बोहाइड्रेट से कैसे एनर्जी बनती है। कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल होगा, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो वो किसके अंदर घुसेगा, ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं अब मैं, तो ये किसके अंदर जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा। फिर ग्लाइकोलाइसिस से कन्वर्ट होगा क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, फिर क्रेब्स साइकिल जाएगा ईटीसी रिएक्शन के अंदर जाएगा, और ऐसे करके क्या फॉर्म होने वाला है, एक एनर्जी फॉर्म होने वाला है। तो अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग सॉरी कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर से कैसे एनर्जी फॉर्म होगा, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले एंटर करेगा कौन से साइकिल में, ग्लाइकोलाइसिस में। इसमें एंटर करेगा, ये ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करता है। जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस में एंटर, अब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होगा क्या, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल सा फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड। सही बात है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अब ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम है आगे चल के वापस किस में एंटर करता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करता है। तो उसके बाद क्या चलेगी, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल को ही टीसीए साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल को ही क्या कहते हैं, टीसीए साइकिल। टीसीए मतलब क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगा, और उसके बाद क्या चलेगा, इसके अंदर क्या फॉर्म होता है, NADH2 और FADH2, ठीक है, NADH2 और FADH2 ये क्या होते हैं मॉलिक्यूल, मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और ये किसके बाद एंटर करेगा, ETC रिएक्शन, इसमें एंटर करेगा ये ETC रिएक्शन। ETC का रिएक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ये पूरा का पूरा मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है बहुत ही ज्यादा डिटेल में। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं कि पहले जाके वो वीडियो देख लो, उसके बाद आके यहाँ पे भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा का पूरा चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ओके, तो ये हो गई कार्बोहाइड्रेट की बात जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। लेकिन अब हम लोग को बात करना है कि यार फैट से कैसे चीजें बनती है और लिपिड से कैसे चीजें बनती है, वो हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो जनरली अगर मैं फैट की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, फैट की बात करूं, ठीक है, तो फैट सबसे पहले कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में। इसमें कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, ठीक है।
सबसे पहले क्या होगा, अगर मैं इससे एनर्जी मेरे को फॉर्म करना है तो फैट सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है बच्चों, ठीक है। फैट किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड, और ये फैटी एसिड आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड। सिंपल सी बात है, ठीक है। सबसे पहले फैट किस में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर ये फैटी एसिड किस में कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, और ये पायरुविक एसिड के बाद तो आपको पता ही है क्या होने वाला है, जैसे पायरुविक एसिड बना वो क्या करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा, और एसिटाइल कोएंजाइम में किस में एंटर कर जाएगा, क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा, और क्रेब्स साइकिल में एंटर करने के बाद वो किस में एंटर हो जाएगा, ETC रिएक्शन में एंटर हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। ये सारी चीजें पता है आप लोग को। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट प्रोटीन की, अगर मैं किसकी बात करूं, प्रोटीन की, अगर मेरे बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, अगर मेरे बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट है तो प्रोटीन से कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्रोटीन का कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो भी सीख लो। तो प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है, प्रोटीन एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है जो किससे बना हुआ होता है, अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है। अमाइनो एसिड की एक लंबी सी चेन होती है, हम लोग ने फर्स्ट लेसन में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। फर्स्ट लेसन में पहला जो लेक्चर था, पहला जो टॉपिक था उसमें हम लोग ने पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करते हैं। तो अमाइनो एसिड की एक लंबी सी चेन लग जाती है जो आगे चले क्या कहलाती है, प्रोटीन कहलाती है। सही बात है। तो ये अमाइनो एसिड सबसे पहले जब ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, इस प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा। इसमें कन्वर्ट होगा, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा। सिंपल है, ठीक है। ये प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, और ये अमाइनो एसिड वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड, और ये पायरुविक एसिड वापस किसके अंदर एंटर कर जाएगा, क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा। डायरेक्ट पायरुविक एसिड नहीं एंटर करता, सबसे पहले किसमें कन्वर्जन होता है उसका, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्जन होता है। उसके बाद वो किसमें एंटर कर जाएगा, क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, और फिर क्या चलेगी, ETC रिएक्शन चलेगी। तो इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। समझ में आपको, ये सारे डिफरेंट सोर्सेस से, अलग अलग सोर्सेस से कैसे आगे चल के एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है विटामिन के बारे में, कि विटामिन क्या होते हैं। आप लोग ने पढ़ा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये खाया करो, इससे ये विटामिन मिलता है, ठीक है, इससे विटामिन A मिलता है, इससे विटामिन B मिलता है। तो हमको ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं और विटामिन होते क्या आखिरकार। देखो, विटामिन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, विटामिन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी की जो नॉर्मल प्रोसेस होती है ना उसको करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स लग रहे हैं जिसमें ये सारी प्रोसेस लग रहे हैं, ठीक है, ये सारी प्रोसेस हो रही है। तो उन सारे प्रोसेस को, ठीक है, उन सारे प्रोसेस को एक अच्छे से रेगुलेट करने के लिए सारे विटामिन जरूरी होते हैं, ठीक है। विटामिन कितने टाइप के होते हैं अगर मैं बात करूं तो विटामिन टोटल 6 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के विटामिन प्रेजेंट है, ठीक है। अभी तक हम लोग को 6 टाइप के विटामिन पता है। कौन कौन से, एक है विटामिन A, ठीक है, एक है विटामिन B, C, D, E एंड F। हो गया 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल कितने टाइप के विटामिन प्रेजेंट है, 6 टाइप के विटामिन प्रेजेंट है। कौन कौन से, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन F, ठीक है। इसमें से, ठीक है, इस सारे विटामिन में से जो विटामिन A है, जो विटामिन C है, ठीक है, विटामिन D है, विटामिन E है और वो विटामिन A है, ये सारे के सारे, ये जो 4 विटामिन है ये सारे फैट सॉल्यूबल है। क्या है ये, फैट सॉल्यूबल है। फैट सॉल्यूबल का मतलब क्या है कि ये जो ऑयल वाले चीजें होती है ना, ऑयल वाले कंटेंट होते हैं उसके अंदर ही डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर ही क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। और मैं बात करूं विटामिन B और विटामिन C की, ठीक है, तो विटामिन B और विटामिन C क्या करते हैं, ये किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, ये डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, ये किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, तो वाटर के अंदर। तो ये बातें हमेशा याद रखना कि कौन कौन सा फैट सॉल्यूबल है, कौन कौन सा वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है। विटामिन A, D, E और F, ठीक है, A, D, E और F क्या है, फैट सॉल्यूबल, ठीक है, ये किसके अंदर डिसॉल्व होंगे, जो ऑयल वाले कंटेंट होते हैं ना उसके अंदर ये डिसॉल्व हो जाएंगे। डिसॉल्व होना समझते हो ना, पूरा घुल मिल जाते हैं। और विटामिन B और विटामिन C बचे हुए कौन से, विटामिन B और विटामिन C किसके अंदर डिसॉल्व है, वाटर सॉल्यूबल है, ये वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो 2 इंपॉर्टेंट टाइप के विटामिन भी हमारे पास होते हैं, एक होता है विटामिन B2, ठीक है, और एक होता है विटामिन B5। 2 इंपॉर्टेंट टाइप के विटामिन है, विटामिन B के ही पार्ट है, विटामिन B के ही पार्ट है, क्या है, एक विटामिन B2 और एक विटामिन B5। अगर आपके बॉडी के अंदर NADH2 का फॉर्मेशन करवाना है, NADH2 क्या होता है, निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड,
ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अगर आपको एनर्जी का फॉर्मेशन करना है। अगर आपको एनर्जी का फॉर्मेशन करना है ईटीसी के अंदर तो NADPH2 बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो NADPH2 के फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन B2। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन B2। अगर आपके बॉडी में विटामिन B2 की कमी हो गई तो आपके बॉडी में NADH2 फॉर्म नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो विटामिन B2 से क्या फॉर्म होता है? NADH2। और विटामिन B5 से क्या फॉर्म होता है? FADH2। और जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा है, लास्ट वीडियो देखा है, सेकंड लेक्चर देखा है, उनको पता है कि यार NADPH2 और NADH2 और FADH2 कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, अगर ये नहीं प्रेजेंट हो गए तो एनर्जी हमारे बॉडी में फॉर्म नहीं होगी। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, तो ये जनरल सा इंट्रोडक्शन विटामिन के बारे में। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं और कोई एसेंशियल और कंपाउंड की बात करूं तो वो होता है हमारे बॉडी में वाटर। ठीक है, वाटर भी हमारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है। क्यों एसेंशियल होता है? देखो, क्योंकि हमारे बॉडी, जो मेरी बॉडी है उसका 65 to 70%, कितना? 65 to 70% मेरी बॉडी किससे बनी हुई है? वाटर से बनी हुई है। क्या प्रेजेंट है मेरे बॉडी में? वाटर ही प्रेजेंट है। कितना? 65 to 70%। और अगर मैं बात करूं सेल्स की, ठीक है, अगर मैं बात करूं एक सेल की, तो एक सेल के अंदर अराउंड 70%, एक सेल का जो अराउंड 70% वेट होता है ना, वेट बाय वेट की बात करूं तो वो भी किससे बना हुआ है? वाटर से बना हुआ है। वेट बाय वेट मतलब क्या कि एक जो सेल है, ठीक है, उसका जो 100% वेट है उसमें से कितना वेट वाटर ले रहा है? तो वाटर का वेट बाय वेट कितना है? अराउंड 70%, एक सेल की बात करें तो। अगर मैं ब्लड की बात करूं, ठीक है, तो ब्लड दो चीजों से बनता है, ध्यान से सुनना। ब्लड दो चीजों से बनता है। ठीक है, एक होते हैं हमारे सेल्स, इसके अंदर बहुत सारे टाइप के सेल्स आते हैं, जैसे आरबीसी आते हैं, ठीक है, WBC आते हैं। ये सारे किस में मिलते हैं? ब्लड के अंदर मिलते हैं। आरबीसी, WBC, बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट होता है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा एक लिक्विड सा फ्लूइड होता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड सा फ्लूइड होता है। और ब्लड का मैक्सिमम ब्लड प्लाज्मा ही रहता है। ठीक है, प्लाज्मा ही जो पोर्शन है ना, वो ज्यादातर क्या रहता है? ब्लड का पार्ट रहता है। और अराउंड 90%, कितना? 90% ब्लड प्लाज्मा भी किससे बना हुआ है? वाटर से बना हुआ है। ठीक है, तो आपके बॉडी के अंदर वाटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो? हर जगह पे वाटर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आपकी बॉडी की बात करें तो आपकी बॉडी के अंदर भी 65 to 70% वाटर है। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर भी 65 to 70% वाटर है। अगर मैं आपके सेल्स की बात करूं, ठीक है, एक सेल की बात करूं तो हर सेल का जो वेट है, वेट बाय वेट की बात करूं तो 70%, ठीक है, उसका वेट 70%, उसका वेट किससे भरा हुआ है? वाटर से भरा हुआ है। ठीक है, फिर मैं अगर बात करूं आपके ब्लड की, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ऑक्सीजन के लिए, हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ब्लड बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया सर्कुलेशन लेसन में, अगर सर्कुलेशन नहीं होगा तो हम लोग फूड मॉलिक्यूल को भी सेल्स तक नहीं पहुंचा पाएंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को भी सेल्स तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, फूड नहीं पहुंचेगा, तो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। और अगर रिएक्शन ही नहीं होगी तो एटीपी का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? तो ब्लड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ब्लड के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक है, ब्लड के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसका भी 90% कंस्टिट्यूएंट क्या है? वाटर है। तो वाटर भी बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। अगर मैं बात करूं फाइबर की, तो फाइबर भी हमारे बॉडी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फाइबर, देखो, जनरली हमारे बॉडी में फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन फाइबर ना डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारे बॉडी में जितने भी डाइजेशन होते हैं ना, उसमें हेल्प करता है कौन? फाइबर। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं दिया हुआ है आपके बॉडी में, इतनी आपके बुक में इतनी सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से, जब मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 4, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन वाला टॉपिक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जरूर से देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ठीक है, ये लेक्चर पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हमें 1 मिलियन तक पहुंचना है। और अपने दोस्तों तक शेयर करो ये वीडियो। ठीक है, उनको बताओ यार कि कितना ईजी है बायोलॉजी मतलब क्या? साइंस 2 आपके लिए। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।